नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। आज आपको हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा लगाया हुआ सिलेबस बीए प्रथम वर्ष हिंदी का जो सिलेबस है उसको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी पुस्तकें आपने पढ़नी हैं और क्या उसका सिलेबस क्या है। तो आप पीछे देख रहे हैं हिंदी साहित्य का जो पहली पुस्तक का नाम है। ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, इससे पहले कि मैं आपको किताबों का नाम बताऊं, सिलेबस बताऊं, इससे पहले ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं ये DSC 1 और DSC 2 के विद्यार्थियों के लिए है, जिनका DSC 1 एंड DSC 2 अर्थात मेजर और माइनर, जिनकी मेजर है या माइनर है हिंदी, उनका सिलेबस जो है वो मैं बताने जो है आपको जा रहा हूँ। कौन कौन सी पुस्तकें आपने पढ़नी। वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको एक कंपलसरी हिंदी वालों ने 3 तो पढ़नी ही है, एक कंपलसरी पढ़नी है और 2 जो है मेजर और माइनर, जो जिनका मेजर और माइनर है 2 पुस्तकें वो हैं, और एक कंपलसरी हिंदी है तथा एक AECC है, जिसमें से आपने चुनाव करना होता है 3 लैंग्वेजेस का, जिसमें से आपने एक लैंग्वेज, एक भाषा जो है वो चुननी है। तो उसका मैं फ़िलहाल नहीं बता रहा हूँ आपको। जो मेजर और माइनर के विद्यार्थी है, कंपलसरी का सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, AECC का सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, जो मेजर और माइनर DSC 1 एंड DSC 2 के जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेबस मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो पहली पुस्तक का नाम है हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने लिखा हुआ है। तो जो पहली पुस्तक है वो पढ़नी है आपने, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 काल जो हैं वो आते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो सबसे पहली पुस्तक आपने ये पढ़नी है, हमने ये पढ़नी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल है उसमें से क्या क्या पढ़ना है आपने आदिकाल में से। तो आदिकाल में आदिकाल का काल विभाजन, ठीक है ना। किस विद्वान ने आदिकाल का क्या क्या समय सीमा दी है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 और 1375 के बीच में जो साहित्य लिखा गया उसको आदिकाल कहा। उसी तरह से अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल का जो काल विभाजन है, समय सीमा है, वो अलग अलग निर्धारित जो है वो की है। वो हमने इसमें पढ़ना है आदिकाल में, ठीक है। उसका काल विभाजन, उसके बाद उसका नामकरण, आदिकाल का नामकरण जो है, किस किस विद्वान ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया है, किस किस नाम से जो है आदिकाल को पुकारा है, वो जो है हमने पढ़ना है आदिकाल में। इसका काल विभाजन, इसका नामकरण तथा काव्य धाराएं, कौन कौन सी काव्य धाराएं आदिकाल में आई, इसका अध्ययन हमने जो है वो करना है। जैसे आदिकाल की काव्य धाराओं का अगर मैं जिक्र करूं, सिद्ध साहित्य, सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य जो है आदिकाल में लिखा गया, तो सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य जो है वो भी आदिकाल में हमने जो है वो पढ़ना है। उसके बाद सामान्य विशेषताएं, आदिकाल की कौन कौन सी सामान्य विशेषताएं जो हैं वो रही हैं, क्या क्या विशेषताएं थी आदिकाल की, वो हमने पढ़ना है, ठीक है। तो आप हमने आदिकाल में क्या क्या पढ़ना है, काल विभाजन, नामकरण, काव्य धाराएं तथा आदिकाल की सामान्य विशेषताएं जो हैं वो हमने करनी है, वो हमने पढ़नी है। उसके बाद दूसरा काल आता है हमारा भक्ति काल। तो भक्ति काल में जो हमने पढ़ना है, भक्ति काल में भक्ति काल की पृष्ठभूमि, इसकी पृष्ठभूमि कैसी रही है भक्ति काल की, वो हमने पढ़ना है। उसके बाद प्रमुख कवि, आदिकाल में कौन कौन से प्रमुख कवि जो हैं वो रहे हैं उसको हमने पढ़ना है। प्रमुख कवि कौन कौन से आदिकाल के, वो हमने पढ़ना है। उसके बाद सगुण और निर्गुण काव्य धारा, आदिकाल में सगुण काव्य धारा आई और निर्गुण काव्य धारा आई, तो सगुण और निर्गुण काव्य धारा जो है वो भी हमने भक्ति काल में पढ़ना है। उसके बाद उसकी विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं भक्ति काल की थी वो हमने पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका भक्ति काल और आदिकाल। उसके बाद तीसरा काल आता है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल में क्या क्या पढ़ना है, रीतिकाल की पृष्ठभूमि और रीतिकाल में जितनी भी काव्य धाराएं थी। रीतिकाल में 3 काव्य धाराएं थी, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। इन तीनों काव्य धाराओं का अध्ययन जो है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं का अध्ययन हमने रीति काल में करना है। आगामी काल है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो हमने पढ़ना है, आधुनिक काल में आगे आएगा आपका हिंदी नवजागरण।
हिंदी नवजागरण जो है वो आधुनिक काल में उसका अध्ययन हमने करना है। उसके बाद भारतेंदु युग भी आधुनिक काल में आया, भारतेंदु युग का अध्ययन हमने करना है। द्विवेदी युग का अध्ययन करना है। राष्ट्रीय काव्य धारा जो आई उसका अध्ययन करना है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तथा गद्य विधाओं का विकास, जो गद्य विधाएं आई, गद्य विधाओं के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, नाटक और निबंध, इसका अध्ययन हमने, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये जो आप मैंने 4 आपको काल बताए हैं, ये 4 काल, इन चारों आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिकाल, इन चारों कालों में जो सिलेबस मैंने आपको बताया है, आदिकाल में क्या पढ़ना है हमने, भक्तिकाल में क्या पढ़ना है, रीतिकाल में क्या पढ़ना है और आधुनिक काल में क्या पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारा सिलेबस मैंने आपको बताया है। ठीक है, खासकर इसकी विशेषताएं तो हमने सभी की करनी है। उसके बाद अब आपको पेपर कैसे आएगा, सबसे बड़ी बात है पेपर कैसे आएगा। पेपर जो आता है आपको जितना भी मैंने 3 यूनिट बताया, 4 यूनिट बताए आपको, 4 काव्य धाराएं आपको बताई, चारों काव्य धाराओं में से सबसे पहला प्रश्न जो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आपको करने के लिए आएगा पेपर में। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न मतलब एक नंबर के प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, कबीर किस काव्य धारा से संबंधित थे, बस 1 नंबर का प्रश्न, कबीर किस काव्य धारा से संबंधित थे, तो आपने बताना है संत काव्य धारा। ठीक है, संत काव्य धारा से, या नीचे ऑप्शन दिए होंगे, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा या फिर भक्तिकाल या कुछ भी, तो आपने देखना है कि संत काव्य धारा से संबंधित कबीर थे। तो 1 नंबर का प्रश्न, एक ही शब्दों का या एक ही लाइन का एक ही जो उत्तर आपने देना होता है इसमें। ठीक है, उसमें ऑप्शन भी होते हैं, ऑप्शन भी होंगे, कई बार ऑप्शन आए होते हैं, उसमें आपने चूज करना है कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो 14 प्रश्न जो है आपको 1-1 नंबर के आएंगे। ठीक है ना, 1-1 नंबर के आपको 14 प्रश्न आएंगे। तो 14 नंबर का आपका ये हो गया, 1-1 नंबर के आपको 14 प्रश्न जो है आपको करने हैं। तो 14 नंबर आपके, 14 अंक जो हैं आपके ये हो गए। उसके बाद चारों कालों से आपको 4 प्रश्न और आएंगे 14 नंबर के, 56 नंबर। ठीक है, 4 प्रश्न आपके 14 नंबर के आएंगे। इन्हीं जो मैंने काल आपको बताए, इन्हीं कालों में से 4 प्रश्न और आएंगे, और ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपको लिखने हैं, बड़े प्रश्न होंगे। ठीक है, ये आपको लिखने हैं, प्रश्न वही आएंगे कि आदिकाल की विशेषताओं का वर्णन करो, और इसमें से आपको ऑप्शन होंगे अथवा में, एक नहीं तो दूसरा, मतलब 2 में से कोई एक करना है आपको। 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से एक करना है। ठीक है ना, उससे 4 जो है 4 मतलब 8 प्रश्न आएंगे, 8 में से कोई आपने 4 करने हैं। हर एक प्रश्न नंबर 1 का 2 भाग होंगे, ए या बी, एक क या ख, तो उसमें से कोई एक चुनाव करना है, और 14 नंबर का हो। कई बार जो है 7-7 अंकों के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, 7 जमा क ख, 7 जमा 7 14, 7 जमा 7 14, 7 जमा 8 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है ना, 8 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे 7-7 नंबर के, और उसके भी ऑप्शन होंगे, आपको जो आएगा वो आप उसमें कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 56 नंबर का, 56 नंबर के ये प्रश्न आएंगे, और 14 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो आएंगे, जो 1-1 नंबर के आएंगे। आपका हो गया टोटल कितना, 70 नंबर का। तो पेपर आपका होगा 70 नंबर का। 70 मार्क्स का पेपर जो है वो आपको करना है, 70 मार्क्स का पेपर आपने करना है, और 30 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट, आपके टोटल हो गए 100 मार्क्स। 30 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट जो है हम टीचर लगाते हैं, उसमें से हम आपके जो पेपर लेते हैं, आपके हाउस टेस्ट लेते हैं, उस आपसे असाइनमेंट लेते हैं, आपसे पूछते हैं, आपका जो अटेंडेंस होती है, कक्षा कितनी लगा पाते हैं, कक्षाएं लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, फ़िलहाल जो आपके हम ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं वो आप लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, इसके आधार पर हम 30 नंबर जो है आपको वो देते हैं, इंटरनल असेसमेंट का देते हैं। तो आपको हो गया 100 नंबर का पेपर। हिंदी साहित्य का इतिहास का पेपर जो है आपको 100 नंबर का आएगा, 70 नंबर का आपका थ्योरी आएगी, करना है आपने, और 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट जो टीचर लगाता है वो लगाएगा। तो 100 नंबर का आपका पेपर पूरे का पूरा हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है जी, ये हिंदी साहित्य का इतिहास का पेपर, ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया। उसी तरह से दूसरा पेपर, 2 पेपर पढ़ने आपने, DSC 1 और 2 वालों ने, कंपल्सरी और ACC को छोड़कर 2 पेपर हिंदी वालों ने आपने पढ़ने हैं। इसमें से जो दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर जो आपका है
मध्यकालीन हिंदी कविता, ठीक है ना। अगला जो आपका है ये मध्यकालीन हिंदी कविता, दिखाई दे रहा है आपको, मध्यकालीन हिंदी कविता। मध्यकालीन हिंदी कविता का जो पेपर है, मध्यकालीन हिंदी कविता मैंने लिखा हुआ है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मध्यकालीन हिंदी कविता। तो इसमें से मध्यकालीन हिंदी कविता में जो है आपको कवि जो हैं वो लगे हुए हैं। मध्यकालीन हिंदी कविता में कविताएं हैं, इसमें से कबीर, सूरदास, तुलसी, मीरा, रसखान, बिहारी, भूषण और घनानंद, ये जो कवि मैंने आपको बताए हैं मध्यकालीन हिंदी कविता में, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, बिहारी, भूषण और घनानंद, ये जो कवि हैं ये आपको पढ़ने की, इनकी कविताएं आपको सिलेबस में लगी हुई हैं। एक तो कविताएं हम आपको कविताएं पढ़ाएंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। कविताएं आपने पढ़नी है मध्यकालीन हिंदी कविता में, और उसके बाद प्रश्न जो आएंगे, एक तो व्याख्या आपको करने के लिए आएगी, उसके बाद प्रश्न जो हैं इनके प्रश्न भी आपको करने के लिए आएंगे। तो प्रश्नों में से क्या क्या करना है आपने, हर एक उसका व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जैसे कबीर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, सूरदास का व्यक्तित्व एवं तुलसी, सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, रसखान, बिहारी, भूषण, घनानंद, सभी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व आपने पढ़ना है। व्यक्तित्व एवं कृतित्व में उसका जन्म, उसकी मृत्यु व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद कृतित्व में आपके कौन कौन से उन्होंने कृतियां लिखी हैं, कौन कौन से काव्य लिखे, जैसे कबीर की बात करूं, साकी, शब्द और रामायणी कबीर ने लिखे हुए हैं, तो वो इनके कृतित्व के अंतर्गत आएगा कबीर के। सूरदास ने बहुत कुछ लिखा है, सुरसारावली, साहित्य लहरी, है ना। आपके तुलसी ने बहुत से काव्य रचना लिखी है, वो आके कृतित्व के, जो रचनाएं लिखी हैं वो कृतित्व के अंतर्गत आएंगी, और व्यक्तित्व के अंतर्गत उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके परिवार के बारे में वो व्यक्तित्व कहते हैं। तो व्यक्तित्व एवं कृतित्व का प्रश्न सभी कवियों का आपने करना है। सभी कवि, जितने भी कवि हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 कवि हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, तो 8 कवियों का आपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व कर लेना है। कबीर का, सूरदास का, तुलसी का, बिहारी का, रसखान का, घनानंद का, भूषण का, सभी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व आपने पूरी तरह से कर लेना है। व्यक्तित्व में उसका जन्म, मृत्यु, परिवार के बारे में, और कृतित्व में जो जो कृतियां लिखी और उस कृति में क्या है वो कृतित्व के अंतर्गत आएगा। आपने किया होगा जीवनी, जिसको आप कहते हैं, जीवनी लिखते हैं ना पहले आप छोटी कक्षों में, तो वो व्यक्तित्व कृतित्व ही होता है, ठीक है जी। ये उसके बाद अगला प्रश्न जो आएगा, काव्यगत विशेषताएं। इनका जो अगला प्रश्न आएगा मध्यकालीन काव्य का, काव्यगत विशेषताएं, जैसे कबीर के काव्य की विशेषताओं का वर्णन करो, कबीर के काव्य में काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं थी उसका वर्णन करो। तो वो जो है आपने काव्यगत विशेषताएं हर एक का करना। तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, बिहारी की काव्यगत विशेषताएं, घनानंद की काव्यगत विशेषताएं, मतलब काव्य जो लिखते थे उनके काव्य की क्या क्या विशेषताएं जो हैं वो रही हैं, वो काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत जो है वो आएगा। तो अगला प्रश्न, पहला एक प्रश्न व्यक्तित्व एवं कृतित्व का, हर कवि का, 8 कवि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, और 8 कवि कई काव्यगत विशेषताएं भी आपने जो है वो करनी है। 8 कवियों की काव्यगत विशेषताएं आपने करनी है। उसके बाद व्याख्या, वो व्याख्या हम कराएंगे, जैसे कबीर के पद्य लगे हुए हैं आपको, ठीक है ना, सूरदास के लगे हुए हैं आपको, तुलसी के जो बालकांड है वो लगा हुआ है, तो मीरा के पद्य हैं, सभी के वो कविताएं आपको उनकी व्याख्या करने के लिए आएगी। ये भी प्रश्न आएगा आपको व्याख्या करने के लिए। आपको 2 तरह के प्रश्न आएंगे इसमें, एक तो व्याख्या करेंगे आप, सरलार्थ जैसे करें, सरलार्थ नहीं होता है, व्याख्या होती है, प्रसंग और व्याख्या जो लिखते हैं वो व्याख्या आपको इनकी करनी है, कविताओं की व्याख्या। और उसके बाद एक प्रश्न व्यक्तित्व एवं कृतित्व का, एक प्रश्न आपका काव्यगत विशेषताओं का, और एक प्रश्न आपका व्याख्या का। ये प्रश्न आपको आएंगे। तो इसमें भी ठीक वैसे ही प्रश्न आएंगे जैसा कि मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी अभी बताया। पहला प्रश्न आपको 14 नंबर का आएगा, 14 नंबर का आएगा पहला प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा, वैसे ही एक एक अंकों का प्रश्न होगा, और एक एक शब्दों में या एक एक लाइन में उसका उत्तर आपको देना होता है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है, 8 कवियों में से आपको प्रश्न आएंगे व्यक्तित्व एवं कृतित्व से भी, और काव्यगत विशेषताओं से भी, तथा व्याख्या, और वो
जो है 7-7 अंकों के आएंगे। 7-7 अंकों के 8 प्रश्न आपको आएंगे। 7 प्रश्न, 4 प्रश्न जो आपको आएंगे वह व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा काव्यगत विशेषताओं से 8 प्रश्न आएंगे ना। इसमें भी बता देता हूँ आपको। 14 नंबर का आपका पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। एक प्रश्न आएगा 14 नंबर का। उसके बाद 4 प्रश्न आएंगे आपको 7-7 नंबर के, 4 प्रश्न 28, और 7-7 नंबर के आपको 4 जो है व्याख्या के लिए आएगी, ये भी आपके 28 हो गए। व्याख्या, ये व्यक्तित्व एवं कृतित्व, ये जो 4 प्रश्न आएंगे 28 नंबर के, 7-7 नंबर के 4 प्रश्न, इसमें से आपको काव्यगत विशेषताएं और व्यक्तित्व एवं कृतित्व से, और 4 आपको व्याख्याएं आएंगी करने के लिए, 4 व्याख्याएं आएंगी। ये भी आपको 100% विकल्प होंगे, ऑप्शन होंगे, आपको एक नहीं तो दूसरा आप कर सकते हैं, एक नहीं आता तो दूसरा अथवा में आएगा करने के लिए, ठीक है। तो वो भी आप इसमें से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके, ये भी आपका 70 नंबर का, और 30 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। 30 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट जो है वो होगी, ठीक है जी। अब 30 नंबर की इंटरनल असेसमेंट मैंने बता दिया आपको क्राइटेरिया। 30 नंबर की इंटरनल असेसमेंट जो हम देते हैं किस आधार पर देते हैं, और आपका जो पेपर जो है 70 नंबर का आपका पेपर जो है वो होगा। तो मैंने 2 आपको बताए, आपको 2 पेपर जो हैं, एक हिंदी साहित्य का इतिहास 100 नंबर का ये आएगा, और मध्यकालीन हिंदी कविता 100 नंबर का आपका ये आएगा, ठीक है ना। ये मैंने ये भी 100 नंबर के, 70 नंबर का आपको खुद लिखना होगा, और 30 नंबर की हम इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपको देंगे। तो अब हम पूरी तरह से, मैंने आपको सिर्फ बता दिया है, अब हम कल से पूरी तरह से आपके जो पढ़ाई जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आपने जो भी वीडियो डाली जाती है उसको पूरा देखना है, ढंग से देखना है, और क्या कुछ कहा है वो सुनना है आपने पूरी तरह से। जो भी वीडियो हम डालेंगे उसको आपने देखना है और समझना है। अगर कोई उसमें दिक्कत आएगी तो आप जो है उसमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पर्सनल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की आपको पढ़ाई से संबंधित कोई किसी प्रकार की दिक्कत अगर आपको आती है तो आप व्यक्तिगत नंबर पर जो है पूछ सकते हैं, और अपनी समस्या का समाधान जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। ये सिलेबस को आपने पूरी तरह से नोट कर लेना है, इसको मनन करना है कि क्या है सिलेबस और कैसे हमने इसका अध्ययन जो है वो करना है, ठीक है। आपका धन्यवाद।